हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो आज ज़्यादातर दुनिया के देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं। तो क्यों पसंद करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और हम लोग जानेंगे लोकतांत्रिक शासन एवं गैर लोकतांत्रिक शासन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिनमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। अर्थात शासन व्यवस्था के स्वरूप कई तरह के हो सकते हैं। वैसे शासन व्यवस्था होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार का चुनाव खुद करते हैं। इन चुनावों में देश के वयस्क लोग अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वोट डालते हैं और योग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनकर शासन का संचालन करते हैं। अभी हम लोग लोकतंत्र को अच्छे से समझने के लिए हम एक लोकतांत्रिक देश का उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, तो अपने ही देश का उदाहरण लेते हैं। हम भारत और ब्रिटेन का उदाहरण लेते हैं। कैसे सरकार बनती है यहाँ और कैसे शासन का संचालन होता है यहाँ पे, इसके बारे में जानते हैं। भारत और ब्रिटेन में सरकार निर्माण चुनाव के माध्यम से होता है, जिनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक अपना वोट देते हैं और चुनाव में जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वे चुनाव जीत जाते हैं और वे देश के प्रतिनिधि कहलाते हैं और वे लोग ही सरकार का निर्माण करते हैं और शासन के संचालन में भागीदारी निभाते हैं। तो अभी हम लोगों ने लोकतांत्रिक देश भारत एवं ब्रिटेन का उदाहरण देखा, जहां सरकार का निर्माण चुनाव द्वारा होता है और लोग अपने शासक का चुनाव खुद से करते हैं। अब हम लोग जानेंगे गैर लोकतांत्रिक शासन क्या है। या इसमें शासक का निर्माण अन्य माध्यमों जैसे कि तख्ता पलट, पारिवारिक परंपरा आदि से होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। कुछ सरकारें वैसी भी होती है और लोगों द्वारा न चुनकर अन्य माध्यमों से चुनी जाती है, जैसे कि तख्ता पलट, पारिवारिक परंपरा आदि से बनाई जाती है। ऐसी सरकारों के अधिकारी अपने हित में शासन करते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसे समझने के लिए हम कुछ गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के उदाहरण लेते हैं और वहाँ की सरकारों के कार्य प्रणाली को देखते हैं। सबसे पहले हम अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेते हैं। पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट की अगुवाई की थी। उसने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और लोकतंत्र का गला घोट दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह द्वारा अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया, जिसमें बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी एवं गड़बड़ियाँ की गई। 2002 में उसने संविधान भी बदल डाला। बदले हुए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति काफ़ी शक्तिशाली हो गया। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रखी गई, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी के अधिकारी थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों एवं जनरल के पास रही। उसके बाद फिर 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जिसमें आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ हम कह सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ने उसका चुनाव नहीं किया था। शासन के लिए अंतिम फैसला लेने की शक्ति सेना के अधिकारियों के पास थी, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। विश्व में प्रायः सभी राजशाही और तानाशाही शासन व्यवस्था ऐसी ही होती है। नेपाल, यहाँ पे पारिवारिक परंपरा थी। नेपाल में अभी जो शासन व्यवस्था है उसके पहले वहाँ पे राजशाही शासन व्यवस्था थी, जहाँ शासक का चुनाव नहीं होता था, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। यहाँ भी शासन के संचालन में आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। उसी प्रकार कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था को अपनाने वाला चीन में भी शासन में आम लोगों की भागीदारी समान रूप से नहीं होती है। चीन की संसद के लिए हर 5 साल बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। संसद ही राष्ट्रपति को भी नियुक्त करता है, लेकिन संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है।
चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी लेनी होती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, इसलिए देश के लिए हर महत्वपूर्ण फैसलों में जनता की भागीदारी न होकर कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी होती है। ये सब गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के उदाहरण थे, जिसमें शासन के चुनाव में जनता की भागीदारी नहीं थी। अब हम समझ सकते हैं कि लोगों की भागीदारी वाली सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, और जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती वह गैर लोकतांत्रिक शासन होती है। यहाँ हमने देखा कि पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ के सैनिक शासन का चुनाव जनता ने नहीं किया था, बल्कि तख्ता पलट द्वारा हुआ था। इस तरह के शासन व्यवस्था वाले देश में जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश का शासक बन गए। हम शासन के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रही। यही बात नेपाल की राजशाही शासन व्यवस्था में भी थी। इसके पहले हमने देखा कि नेपाल में अभी जो शासन व्यवस्था है उसके पहले राजशाही शासन व्यवस्था थी, जहां शासक का चुनाव नहीं होता था, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति शासक बन जाते थे, यानी पारिवारिक परंपरा द्वारा शासक का निर्माण होता था। इस तरह की शासन व्यवस्था को हम लोग गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहेंगे। अब हम समझ सकते हैं कि इन देशों की शासन को लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। ऐसी स्थिति में हम यह समझ सकते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में भाग लेते हैं और शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी रहती है। अर्थात भारत और ब्रिटेन में सरकार निर्माण चुनाव द्वारा होता है, यानी लोग वोट देते थे और जो जीतता था वो सरकार बनाती थी। तो यह एक लोकतांत्रिक शासन हुआ, और ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ के लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं एवं कानून का निर्माण भी खुद ही करते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। अब तक हमने लोकतंत्र की एक सामान्य अर्थ के बारे में जानकारी पाई है कि लोकतंत्र एक शासन का रूप है जिसमें लोग शासक का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र की इस परिभाषा को समझने के बाद कुछ प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होते हैं, जैसे कि शासक कौन है, शासकों का चुनाव कैसे होता है, शासकों के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं, किस तरह की सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। आइए इन सब प्रश्नों का उत्तर विशेषताओं के माध्यम से जानते हैं, यानी लोकतंत्र की विशेषता के माध्यम से जानते हैं। पहला क्या है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है। हम सभी लोग देखते हैं कि चुनाव के दिन हमारे परिवार के सदस्य जो वयस्क हैं वोट डालने जाते हैं। ये लोग अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं, सरकार के लिए फैसले लेते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। यहाँ हमें एक बात समझ लेना आवश्यक है कि लोग के वोट से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, अर्थात इन प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया फैसला लोगों का फैसला होता है। अतः हम समझते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है, जो लोकतंत्र की एक विशेषता है। हमारे परिवार के सदस्य जब अपना वोट डालने गए तब बहुत से लोगों ने अपना वोट डालने के इंतज़ार में खड़े थे। उनमें से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार वोट डाले, जबकि अन्य लोग को वोट डालने नहीं दिया गया। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध वोट डालने पर मजबूर किया गया। जहाँ कहीं भी इस तरह के वोट डालने की व्यवस्था होती है वहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकती। लोकतंत्र में बिना डर, भय और प्रलोभ के अपने इच्छा अनुसार वोट डाला जाता है, अर्थात लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं। तीसरा क्या है, लोकतंत्र में सभी वयस्क लोग अपने समान रूप से वोट डालने के अधिकार होते हैं एवं सभी लोगों के वोट का महत्व बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का सीधा संबंध मताधिकार से जुड़ा हुआ है। अब इस बात को लगभग पूरी दुनिया मान चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित किया गया है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, तथा फिजी के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी के नागरिकों से वोट ज़्यादा है। हमें यह समझना है कि जहां सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है वहां लोकतंत्र कभी नहीं हो सकता। अतः लोकतंत्र एक के लिए आवश्यक है कि सभी वयस्क लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले और सभी लोगों को वोट का महत्व बराबर हो।
यह लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथा क्या है, लोकतंत्र में शासन कानून के अनुसार चलता है, लोगों के अधिकारों की गारंटी होती है और सरकार संवैधानिक कानून के भीतर ही काम करती है। लोकतंत्र में संविधान के अनुसार देश का शासन चलता है, न कि किसी खास व्यक्ति या संस्था के अनुसार संविधान की भावना के खिलाफ कोई कानून बनते हैं। तो क्या न्यायपालिका ऐसे कानून को समाप्त कर सकती है? लोकतंत्र में लोगों के बुनियादी अधिकारों की गारंटी होती है। लोगों को सोचने की, अपने विचार देने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, राजनीतिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोग समान होने चाहिए। इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जिनके आदेशों का पालन हम सब लोग करते हैं। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। सरकार अपने कार्यों एवं दायित्वों का संचालन निर्धारित तौर तरीके के आधार पर करती है। सरकार कोई भी फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेती है। सरकार सेवकों की जिम्मेदारियां संविधान द्वारा तय की जाती है और वे सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन प्रकार लोकतंत्र की एक विशेषता के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में कानून के अनुसार चलता है, लोगों के अधिकारों की गारंटी होती है और सरकार संवैधानिक कानूनों के भीतर ही कार्य करती है। पांचवा क्या है, लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है। हमने देखा कि वर्ष 2005 में बिहार के लिए चुनाव हुए, जिसमें वयस्क लोगों ने अपना अपना वोट दिया। उसी वोट से विधानसभा के लिए प्रतिनिधि चुनाव जीतकर आए। अब उसके बाद हम देखा कि श्री नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी। हम लोग जानते हैं कि सरकार उसी की बनती है जिसका विधानसभा में आधे से अधिक प्रतिनिधियों का समर्थन होता है, अर्थात बहुमत प्राप्त होता है। मतलब यह हुआ कि शासन उसी को होती है जिसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त होती है। मतलब कि लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है। नेक्स्ट क्या है, चुनाव में अनेक दलों की भागीदारी होती है, जिनके कारण लोगों के पास शासकों को बदलने का विकल्प एवं अवसर प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, तब लोग विभिन्न तरह के झंडे एवं बैनर लेकर प्रचार करते हैं। ये विभिन्न तरह के झंडे विभिन्न दलों के होते हैं, जैसे पंजा छाप कांग्रेस पार्टी, कमल छाप भारतीय जनता पार्टी, लालटेन छाप जनता दल पार्टी, तीर छाप जनता दल यूनाइटेड आदि। ये सभी दल मतदाता को अपनी ओर लामबंद करने और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। विभिन्न दलों के नेता अपने अपने चुनावी कार्यक्रमों एवं भाषणों के माध्यम से अपनी अपनी नीतियाँ लोगों के सामने रखते हैं। देश के लोग उनके भाषण एवं विचार को सुनकर अपनी इच्छा अनुसार मतदान करते हैं। उस समय मतदाता के समक्ष विभिन्न दलों का विकल्प होता है। जहाँ कहीं भी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकता। अर्थात चुनाव में अनेक दलों की भागीदारी होती है, जिनके कारण लोगों के पास शासकों को बदलने का विकल्प एवं अवसर प्राप्त होता है। यह लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब तक हम लोगों ने जाना कि लोकतंत्र क्या है, उसके बारे में जाने, लोकतंत्र के बारे में जाने। अब हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों। शासन के अनेक स्वरूप हैं, जैसे कि सैनिक शासन, राजशाही शासन, कम्युनिस्ट शासन, लोकतांत्रिक शासन आदि। हम लोग को यह जानकर खुशी होगी कि लोकतांत्रिक शासन इन शासनों में सबसे अच्छा माना जाता है। आज दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक शासन अपनाने की होड़ मची हुई है, लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन क्यों है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसको समझने के लिए हम लोग लोकतंत्र के विपक्ष एवं पक्ष में तर्क को देखते हैं। इससे हमको समझ में आएगा कि लोकतंत्र ही क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। पहला क्या है, लोकतांत्रिक देशों में अनपढ़ एवं गैर जिम्मेदार लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। इससे इनके वोट को महत्व देने से शासन की गुणवत्ता कम हो जाती है। पहला ये है, ये विपक्ष के तर्क है। दूसरा क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाई और सत्ता का खेल चलता है। इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं रह जाती और इसके अंतर्गत सिर्फ सत्ता हथियाने का प्रयास किया जाता है। इससे लोगों के साथ साथ देश की भी काफ़ी क्षति पहुंचती है। तीसरा है, यह काफ़ी खर्चीला शासन है, क्योंकि इसमें होने वाले चुनाव में काफ़ी खर्च आता है। चौथा है, लोकतंत्र भ्रष्ट नेताओं के हाथ का खिलौना बन जाता है।
लोकतंत्र लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनकी सहानुभूति बटोरकर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। 5वां, अभी तक लोकतंत्र में समस्याओं को समाप्त करने संबंधी कोई तौर तरीका विकसित नहीं कर पाया है। न तो आशंका को समाप्त कर पाया और न ही गरीबी को मिटा पाई है। 6वां क्या है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होती है। फैसला लेने में देरी के साथ साथ गलतियां भी होती हैं, लेकिन सभी फैसले गलत नहीं होते। अतः इन बातों से लगता है कि लोकतंत्र एक आदर्श शासन नहीं है। फिर भी हमारे सामने जितने भी शासन हैं उन सभी में लोकतंत्र बेहतर शासन प्रतीत होता है। ये सभी लोकतंत्र के विपक्ष के तर्क थे। अभी हम लोगों ने लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क देखा। अब हम लोग लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देते हैं और 2 बातों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला यह कि लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर क्यों है। दूसरा यह कि लोकतंत्र के कौन कौन से गुण हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला क्या है, लोकतंत्र में शासन अधिक जवाबदेही वाला होता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। चीन में 1958 से 61 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा। यह अकाल विश्व इतिहास का अब तक सबसे भयावह अकाल था। इसमें करोड़ों लोग भूख से मरे। ठीक ऐसी ही तरह की भयावह स्थिति 2008 में अगस्त सितंबर के महीने में उत्तरी बिहार में बाढ़ जैसे प्रलय की थी। इसमें करोड़ों अरबों की संपत्ति नुकसान हुआ, लाखों लोग तबाह हुए। हमारे सामने 2 तरह के शासन वाले देशों में 2 तरह की स्थिति है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण बिहार की प्रलय जल्द ही निजात पा लिया गया, जबकि चीन में इस अकाल से निजात पाने में काफ़ी समय लग गया। इस संबंध में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ी त्रासदी नहीं हुई, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में बहुदलीय चुनाव की व्यवस्था होती है। वहाँ मजबूत विपक्ष दल होते हैं और सरकार की आलोचना करने वाले स्वतंत्र मीडिया होते हैं। लोकतंत्र में सरकार लोगों की ज़रूरतों के अनुसार आचरण करती है। इसके विपरीत गैर लोकतांत्रिक देशों में यह देखा जाता है कि सरकार लोगों की ज़रूरत के अनुसार अपना आचरण कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। यह सभी सरकार चलाने वालों पर निर्भर करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में शासन अधिक जवाबदेही वाला होता है। दूसरा क्या है, लोकतंत्र में सरकार लोक कल्याण के लिए कार्य करती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण के लिए सबसे उत्तम शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं से पूर्व परिचित होते हैं। वे लोग इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शासन करते हैं। अतः लोकतंत्र में सरकार लोक कल्याण के लिए कार्य करती है। तीसरा क्या है, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति अपने विचार रख सकते हैं, समान रूप से राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बढ़ावा मिलता है। हम लोग जानते हैं कि प्रकृति ने हमें कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार आदि। यह अधिकार मानव अधिकार भी कहलाते हैं। इन अधिकारों का उपयोग कर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस तरह के अधिकार केवल लोकतंत्र में ही नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। लोकतंत्र में ही सभी व्यक्ति अपने विचार को रख सकते हैं, समान रूप से राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे व्यक्ति की गरिमा, सम्मान को बढ़ावा मिलता है। इस संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि न्यायपालिका निरंतर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका पर नजर रखती है। चौथा क्या है, लोकतंत्र में सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका रहता है। लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा एवं बहस होती है। यदि सरकार जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लेती है तो सार्वजनिक चर्चा एवं बहस के द्वारा उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया जाता है, जिससे सरकार के पास इस तरह के फैसलों को सुधार करने का विकल्प रहता है। यदि सरकार अपने गलत फैसलों को नहीं बदलती है तो लोग सरकार को ही बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए 1975 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू की थी, जो लोगों के विचार में गलत फैसला था। इस फैसले के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को 1977 ईस्वी के चुनाव में लोगों ने मतदान नहीं किया और श्रीमती गांधी को सत्ता से हटाना पड़ा। इस तरह की व्यवस्था को गैर लोकतांत्रिक सरकारों में संभव नहीं है।
अतः लोकतंत्र में सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका रहता है। 5वां क्या है? लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों को समय समय पर राजनीतिक प्रशिक्षण होता रहता है। चुनाव के दौरान या आम दिनों में नेताओं का भाषण होते रहता है। इस तरह के भाषणों में नेतागण सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को लोगों को बताते हैं, जिससे लोग आसानी से समझ लेते हैं कि सरकार की नीतियाँ एवं कार्यक्रम लोगों के हित में है या नहीं। यदि सरकार का फैसला लोगों के हित में नहीं होता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। इससे पता चलता है कि लोग अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति सजग हैं। हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें लोगों को समय समय पर राजनीतिक प्रशिक्षण होते रहता है। अतः अब हम लोग समझ सकते हैं कि लोकतंत्र न ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है और न ही उन सभी चीज़ों को उपलब्ध करा सकता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र उन सभी शासन व्यवस्था से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसले लेने के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध कराता है। इसे लोकतंत्र में लोगों की गरिमा एवं इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। इसमें अपनी इच्छा अनुसार काम करने, गलती सुधारने की संभावना रहती है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। इन चर्चाओं के आधार पर अब हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं बल्कि लोकतंत्र राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का भी एक प्रकार है। इस चर्चा को समेटते हुए कहा जा सकता है कि अपने व्यापक अर्थ में लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा, सामाजिक परिस्थिति भी है। लोकतंत्र एक समान मनुष्य में निष्ठा पैदा करती है। यह जीवन जीने का एक ढंग के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आज हम लोगों ने जाना लोकतंत्र क्या है और क्यों ज़रूरी है, मतलब क्यों ज़्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।